अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में बहुत हलचल नज़र आ रही है। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सियासत का मरकज़ व महवर बना हुआ है। मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल को देखें तो नैब की फुर्तियाँ फ़िलहाल हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजाती नज़र आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पर वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तारीख को दोहराया है और मरीम नवाज़ साहिबा की नैब दफ्तर लाहौर में पेशी के मौके पर जो हमला देखने में आया है उसने 1997 के सुप्रीम कोर्ट हमले की याद ताज़ा कर दी है। उधर शराब लाइसेंस केस में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की भी एक पेशी लाहौर नैब में हो चुकी है, जहां वो सवालों के जवाब नहीं दे सके बल्कि एक लंबा सवालनामा लिखवाकर साथ ले जा चुके हैं। देखते हैं कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आज का ये व्लॉग अंदरूनी मामलात के बजाय ज़रा उन बैनुल अक़वामी मामलात के बारे में है जिसने पूरी दुनिया में हलचल सी मचा कर रख दी है। कुछ लोग इन हालात को तीसरी जंग अज़ीम के पेशखेमे के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ लोग महज एक छोटी सी सियासी सरगर्मी के तौर पर इसको कंसीडर कर रहे हैं। इन मामलात में चीन का साउथ चाइना सी में सारे अमरीकी मवासलाती सिस्टम को जाम करना, बैरूत में होने वाले धमाके और उनके पीछे इसराइली सरगर्मियों के इशारे मिलना, तुर्की और ईरान के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC से मुतालिक एक निजी TV चैनल पर दिया गया बयान और फिर अगले ही रोज़ दफ्तर ख़ारजा की जानिब से उसी बयान से मिलता जुलता एक और बयान के रद्द-ए-अमल में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब वापस मांगना, चीन का पाकिस्तान को $1 अरब दे देना और पाकिस्तान का $1 अरब वापस कर देना, और अब चीनी सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान के दौरे का ऐलान करना। ये सब बातें चीख चीख कर ये ऐलान कर रही हैं कि मामलात इतने सादा नहीं हैं, बल्कि कोई और बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। नाजरीन, आपको याद होगा कि हमने तुर्की और 2023 वाली वीडियो में ये बात आप लोगों से शेयर की थी कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन अब बदल रहा है। बैनुल अक़वामी सियासत की अगर बात की जाए तो चीन सुपर पावर की दौड़ में अमेरिका के लिए मुसलसल ख़तरे की घंटियाँ बजा रहा है, और मुस्लिम दुनिया के लीडर के तौर पर जो मुल्क इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है वो तुर्की है। तुर्की इस वक्त सऊदीया की चौधराहट के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। पाकिस्तान माजी में बैनुल अक़वामी सियासत में अमरीकी कैंप का और मुस्लिम दुनिया में सऊदी कैंप का हिस्सा रहा है, लेकिन अगर दयानतदारी से तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो साफ नज़र आता है कि दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत की खातिर साथ रखा है। उनकी तरफ से दोस्ती जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं रही। अमेरिका को इस खित्ते में अपने कदम जमाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी, चुनांचे वो चीन और रूस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पर जब चाहता मेहरबान हो जाता और जब चाहता आंखें फेर लेता। कभी पाकिस्तान से खुश नहीं हुआ अमेरिका, और सऊदी हुक्मरानों को अपने सिक्योरिटी मामलात की खातिर पाकिस्तान की ज़रूरत थी। आले सऊद ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ अपने मफाद की खातिर बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, लेकिन इसके पीछे उनकी दो मजबूरियाँ थीं। एक तो ये कि बैतुल्लाह की हिफाजत की खातिर अमरीकी या यूरोपीय गैर मुस्लिम फ़ौज नहीं रखी जा सकती थी, और सऊदीया की अपनी फ़ौज इस काबिल नहीं थी, और मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज का जो मकाम है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। चुनांचे अल्लाह पाक की ख़ास रहमत से ये शर्फ़ पाकिस्तान को हासिल हुआ है और उसकी फ़ौज को हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत का फ़रीज़ा सौंपा गया है, और इस फ़रीज़े की अदायगी की खातिर पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम दोनों ही अपने सर धड़ की बाजी लगाने को आज भी तैयार हैं। लेकिन ये बात जहन में रहनी चाहिए कि हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत का मतलब सऊदी हुक्मरान ख़ानदान यानी आले सऊद की ग़ुलामी हरगिज़ नहीं है। हमारे सऊदीया के साथ ताल्लुकात जैसे भी हो जाएं, अच्छे रहें या बुरे, मगर हर पाकिस्तानी और पाक फ़ौज का एक एक सिपाही हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत की खातिर अपने लहू का एक एक कतरा बहाने को मुकम्मल तौर पर और हर वक्त तैयार है। ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जानी चाहिए। यहाँ पे सऊदीया की मुखालफत का मतलब आले सऊद की मुखालफत है, ना कि खुदा ना खास्ता हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत से दस्तबरदारी। दूसरी मजबूरी सऊदीया की ये है कि वो ईरान के साथ जिस मसलकी चपकलिश में है, ऐसे में वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसा एटमी मुल्क ईरान के साथ खड़ा हो जाए। चुनांचे वो पाकिस्तान को अपने कैंप में रखने के लिए पाकिस्तान पर बहुत पैसा भी खर्च करता है, चाहे वो पैसा इमदाद की सूरत में हो या कर्ज़ की सूरत में या फिर उधार पेट्रोल की सूरत में हो। बहरहाल पाकिस्तान को सऊदीया से सपोर्ट मिलती रहती है। 2.5 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदीया में काम कर रहे हैं और रेमिटेंसेस की मद में करोड़ों डॉलर माहाना पाकिस्तान को मिलते हैं। ये सब बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं,
लेकिन ये सब इसलिए नहीं है कि सऊदीया पाकिस्तान को एक बरादर इस्लामी मुल्क समझकर उसकी मदद करता है, बल्कि इसलिए कि उसकी मजबूरियां हैं, वही मजबूरियां जो अभी हमने आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं, यानी पाकिस्तानी फ़ौज की सपोर्ट और पाकिस्तान को ईरानी कैंप में जाने से रोकना। अगर पाकिस्तान को मुस्लिम बरादर इस्लामी मुल्क समझकर सऊदीया ऐसा करता है तो फिर बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ भी उसका रवैया ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन नहीं। फ़लस्तीन में इसराइल ने कत्ल गारत का बाज़ार गर्म कर रखा है, लेकिन फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ उठाने के बजाय इसराइल के साथ सऊदीया के ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तुर्की भी तो इस्लामी मुल्क है, तो क्यों सऊदीया और तुर्की के ताल्लुकात में सर्दमहरी है? पिछले साल जब पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में जाने का फैसला किया था तो कैसे पाकिस्तान को प्रेशराइज करके और उसके मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर पाकिस्तान को वहां जाने से रोका गया था? आखिर क्यों? मलेशिया और तुर्की भी तो मुसलमान मुल्क हैं, वहां पाकिस्तान के जाने से सऊदीया को क्या प्रॉब्लम है? तो साबित हुआ कि मसला पाकिस्तान से मोहब्बत का नहीं, बल्कि ये खौफ है कि जो पाकिस्तान, जो कि माजी के हुक्मरानों की आले सऊद से ज़ाती ताल्लुकात की बदौलत सऊदीया के घड़े की मछली बन गया था, अब सऊदीया के हाथ से निकल ना जाए। इसलिए सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान को डरा धमकाकर हर हाल में अपने ज़ेरे नगी रखना चाहते हैं। अब ज़रा कश्मीर के मामलात को ही देखिए। जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर के हवाले से पिछले साल एक करारदाद लाना चाहता था, तो इन मुस्लिम ममालिक में से कितनों ने पाकिस्तान का साथ दिया था? यही सऊदीया अपने दीगर अरब ममालिक के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को अवार्ड्स से नवाजते हैं। वही नरेंद्र मोदी जो इंसानियत का कातिल है, गुजरात के कसाई के तौर पर मशहूर है। भारत के अंदर अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के साथ जो कुछ सलूक हो रहा है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है, और कश्मीर में तो बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। लेकिन मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर पर अरब ममालिक की खामोशी इंतहाई शर्मनाक है। बजाय इसके कि OIC के लीडर के तौर पर सऊदीया खुद से इनिशिएटिव लेता और इजलास बुलाकर भारत पर दबाव डालता, भारत को तमाम मुस्लिम ममालिक से ट्रेड और ऑयल सप्लाई बंद करवाने की धमकी दिलवाता और कश्मीर के मामले पर अपना किरदार अदा करता, लेकिन खुद से ऐसा करना तो दरकिनार, पाकिस्तान की एक साल से मुसलसल डिमांड के बावजूद सऊदीया मुकम्मल तौर पर इस मामले पर खामोश है और नज़रें चुरा रहा है। ऐसे में तंग आकर पाकिस्तान ने जब इस मामले पर अपने मौक़िफ़ को सख्त किया तो उल्टा शर्मिंदा होने के बजाय पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए, और वो भी मुकर्ररा तारीख से पहले। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो मामले में मज़ीद ट्विस्ट लेकर आया। शायद सऊदीया ये समझ रहा था कि पाकिस्तान फ़ौरन माज़रत ख़्वाहाना रवैया इख्तियार करेगा और अपने बयान से दस्तबरदारी का ऐलान करेगा, मगर सऊदीया समेत बहुत सारे ममालिक की हैरानी उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब पाकिस्तान ने सऊदीया से माज़रत करने के बजाय उनके पैसे वापस कर दिए, और इस मामले में चीन ने पाकिस्तान को असिस्ट किया, यानी सऊदीया को पैसे वापस करने में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान का ये रवैया अब दुनिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान अब OIC से बाहर की ऑप्शंस पर गौर कर रहा है? इस हवाले से मुख्तलिफ तबका फ़िक्र मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने यह हरकत सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए की है ताकि सऊदीया को यह बावर करवाया जा सके कि अगर आप पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो हम अपना रास्ता इख्तियार करने में आज़ाद हैं। लेकिन दरअसल पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं करेगा, वरना 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं और रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पे मौजूद हैं, वो बेरोज़गार हो सकते हैं। सऊदीया उन्हें वहाँ से निकाल सकता है। और ये भी कहा जाता है कि सऊदीया और पाकिस्तान बैकडोर चैनल से राब्ते में हैं, मामलात ठीक हो जाएंगे। जबकि एक दूसरा ग्रुप ये कहता है कि पाकिस्तान एक लाइन ले चुका है और अब अपनी इसी पॉलिसी को बरकरार रखेगा। पाकिस्तान के पास अब सऊदीया के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑयल के लिए ईरान मौजूद है, जहाँ से हमें सस्ता तेल मिल सकता है, और वो आएगा भी ज़मीनी रास्ते से, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाने की वजह से वो मज़ीद सस्ता पड़ेगा। लेबर के लिए मलेशिया और तुर्की के रास्ते पाकिस्तान के लिए ओपन हो सकते हैं, जबकि ट्रेड के हवाले से तो चीन के साथ CPEC के मामलात पहले ही चल रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान इस हवाले से अपने स्टांस पर कायम रहे तो थोड़ी सी मुश्किलात के बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान दूसरों पर इन्हसार करने से छुटकारा पा सकता है। सऊदीया और दीगर अरब ममालिक के साथ बराबरी और इज़्ज़त की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करने का ये मौका पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका बन सकता है। वैसे इस मौके पर कुछ अपोजिशन रहनुमाओं, ख़ास तौर पर नून लीग के एहसन इकबाल साहब की तरफ से अरबी में किए गए ट्वीट्स ने एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा किया है कि अगर अपने खदशात का इजहार ही करना था तो वो उर्दू या अंग्रेज़ी में भी हो सकता था, लेकिन ये अरबी ज़बान ही इस्तेमाल करने का मकसद कहीं ये तो नहीं कि अपने सऊदी आकाओं को अपनी वफ़ादारी का मुकम्मल यकीन दिलाया जा रहा हो और ये दिखाना मकसूद हो कि देखा
हम ही आपकी गैर मशरूत खिदमत के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्को ना रखी जाए, बल्कि फ्यूचर में हमें सपोर्ट किया जाए। एक और सवाल जो यहाँ पैदा होता है वो उस मुस्लिम फ़ौजी इत्तेहाद के बारे में है जिसकी सरबराही जनरल राहील शरीफ साहब कर रहे हैं। ये इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक की हिफाजत के लिए बनाया गया था, लेकिन ना तो ये इत्तेहाद अब तक फ़लस्तीन के मामले पर कुछ करता नज़र आया और ना ही कश्मीर के मामले पर कोई ख़ास हलचल इस फ़ौजी इत्तेहाद की तरफ से देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि क्या ये फ़ौजी इत्तेहाद वाकई मुस्लिम दुनिया की हिफाजत के लिए है, या पूरी मुस्लिम दुनिया का नाम इस्तेमाल करके ये इत्तेहाद सिर्फ़ और सिर्फ आले सऊद की हिफाजत की खातिर बनाया गया है। क्योंकि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल के ख़िलाफ़ इस फ़ौजी इत्तेहाद का कोई कारनामा नज़र नहीं आ रहा। उल्टा आले सऊद और इसराइल के ताल्लुकात में गर्म जोशी आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सऊदी हुक्मरानों के इसराइल के हक़ में दिए गए कुछ बयानात काफ़ी सवाल पैदा करते हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर के मामले पर भी ये फ़ौजी इत्तेहाद खामोश है, जबकि आले सऊद और उसके कैंप में मौजूद दीगर अरब ममालिक की तरफ से मोदी से यारियाँ दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आले सऊद ने मुस्तकबिल में तुर्की के मुस्लिम दुनिया के लीडर के तौर पर उभरते हुए इमेज को अपनी चौधराहट के लिए ख़तरे के तौर पर महसूस कर लिया था और सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत का बहाना बनाकर उस फ़ौजी इत्तेहाद को अपनी बादशाहत की हिफाजत और तुर्की की ताकत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि बज़ाहिर तो इस फ़ौजी इत्तेहाद का और कोई मुसरिफ नज़र नहीं आता। खैर, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक सख्त मौक़िफ़ अपना चुका है, और कुछ ख़बरें ऐसी भी हैं कि सऊदी क़यादत ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की है और इतना सख्त बयान देने पर शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफ़ा मांगा गया है। अब अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्बानी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक बार फिर मसलहतों का शिकार होकर सऊदीया के सामने हार चुका है, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की वजारत बाकी रहती है तो इसका मतलब यह है कि अब सऊदीया समेत अमरीकी कैंप को पाकिस्तान के स्टांस और बदलते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझना होगा। सऊदीया को पैसे वापस करने में चीन का पाकिस्तान को सपोर्ट करना और अब चीनी सदर का पाकिस्तान के दौरे का ऐलान करना, इन सब में समझने वालों के लिए वाज़ेह इशारात मौजूद हैं कि पाकिस्तान और चीन की पॉलिसी अब क्या बन रही है। हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली मुतवक्के है। आने वाले वक्तों में खारजा पॉलिसी सिर्फ इमदाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर इस्तवार की जाएगी। आने वाले चंद सालों में तकरीबन 2025 से 2030 के दरमियान तक चीन बैनुल अक़वामी लेवल पर और तुर्की मुस्लिम दुनिया में एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आएंगे। पाकिस्तान पहले ही एटमी ताकत के तौर पर दुनिया भर की सियासत का एक अहम रुकन है, तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि चीन, तुर्की और सऊदी अमरीकी ग्रुप्स में से पाकिस्तान किस तरफ होगा। इस सवाल का जवाब CPEC और पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर बाकायदा पॉलिसी के तहत चलाया जाने वाला एक ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।